हेलो एवरीवन, आप सबका मोस्ट वेलकम है रसायन इंस्टीट्यूट पे। आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड एलटी साइंस के बारे में और यहाँ से बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है, जो अभी वैकेंसी आई हुई है, इस पर क्वेश्चंस एनालिसिस करेंगे कि आज इसका पेपर के बारे में और एलटी साइंस के बारे में। और देखेंगे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, इस पर अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे यहाँ से देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पीता कृमि किस वर्ग में आता है। अगर देखिए दोनों वर्जन में, हिंदी और इंग्लिश, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल वहाँ पे। टीनिया सोलियम बिलोंग टू द क्लॉस, आपके सामने ऑप्शन है ट्रिमेटोडा, निमेटोडा, टर्बिलेरिया और सिस्टोडा। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका है, उत्तराखंड एलटी साइंस के जो बायोलॉजी सेक्शंस का है, इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है उसकी एनालिसिस हम लोग करा रहे हैं। और देखिए कहाँ से किस एरिया से क्वेश्चन इसमें आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए टीनिया सोलियम की अगर मैं बात करूं तो देखिए टीनिया सोलियम बिलोंग करता है सिस्टोडा इस ग्रुप से। अब बात आती है कि इसके साथ अगर ऑप्शंस को रिमूव करो तो ट्रिमेटोडा भी आपके ऑप्शन में है, आप तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिस्टोडा। अब बात हमारे सामने आती है कि ट्रिमेटोडा के अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखते हो टीनिया सोलियम इसका एग्जाम्पल आपका आता है, और दूसरे को भी देख सकते हैं। ट्रिमेटोडा में अगर आप देखोगे तो फैसियोला है, हिपैटिका है, ये बार बार पूछता रहता है। इसमें सिस्टोसोमा है, सोमा आता है। और निमेटोड्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एस्केरिस, इन सब का नाम आ सकता है, या आप टर्बिलेरिया आता है। टर्बिलेरिया ग्रुप में अगर आप देखोगे तो आपको आता है प्लेनेरिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखनी होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि टीनिया सोलियम बिलोंग टू द क्लास, तो याद रखिएगा सिस्टोडा ग्रुप से बिलोंग करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन किससे बना हुआ होता है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन किससे बना हुआ होता है तो आपका देखेंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, प्रोटीन किससे बना हुआ होता है। पहला ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन, मैग्नीज, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो आपको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोटीन किससे बनना होता है। तो प्रोटीन के बेसिक कंपोनेंट जो आपके होते हैं वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं, आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोटीन किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे जो आपके सामने आया हुआ है कि देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अपर लेयर ऑफ लेक ड्यूरिंग समर मंथ इज कॉल्ड। गर्मियों के महीने में झील का ऊपरी स्तर कहलाता है। ऑप्शन ए आपका है इपीलिम्नियन, बी ऑप्शन मेटालिम्नियन, सी ऑप्शन हाइपोलिम्नियन, डी ऑप्शन थर्मोक्लाइन होता है। तो अगर आपने ओशन बायोलॉजी पढ़ी हो या लेक बायोलॉजी आप पढ़े हो, एक्वेटिक सिस्टम पढ़े हो, तो उसके अंदर जो डिवीजन होता है किसी लेक का, किसी झील का, देखिए झील का ऊपरी स्तर कहलाता है। तो झील में अगर आप देखोगे तो 3 जोन पाया जाता है, इपीलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन। तो पूछा है अपर लेयर, ध्यान रखने वाली बात है, अपर लेयर पूछा हुआ है। तो अपर लेयर में आपका क्या होगा, इपीलिम्नियन, झील का ऊपरी स्तर। तो आप देखो किसी भी झील के अंदर अगर आप देखोगे, अगर ये लेक आपका है तो इस लेक में क्या होता है, अगर मैं बोलूँ ये लेक आपका है तो इस लेक में क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है यह इपीलिम्नियन होता है। जो बीच वाला जो होता है उसे कहते हैं मेटालिम्नियन कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाला लेटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोलिम्नियन। इस तरह से देख सकते हैं आपको किसी भी लेक के अंदर जो डिवीजन रहता है, सबसे अपर लेयर को कहते हैं इपीलिम्नियन, मिडिल को मेटालिम्नियन और सबसे नीचे वाले को हाइपोलिम्नियन कहते रहते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन आपको रिमेंबर करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे पूछा हुआ है एकेसिया मेलानोजाइलस का पादप प्रदर्शित करता है। हिंदी में देखेंगे आप, द प्लांट ऑफ अकेसिया मेलानोजाइलन शोज। एकेसिया मेलानोजाइलस का पादप प्रदर्शित करता है, पहला क्लैडोड्स, बी फिलोक्लैड्स, सी फिलोड और डी ऑप्शन है बल्बिस। आप देखेंगे ये क्वेश्चन अभी आपके
मॉडिफिकेशन से है, एडाप्टेशंस लीफ अलग अलग केस में है। तो आपको बताना है प्लांट ऑफ अकेसिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखें करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, फिल्लोड। अब हमको ये जानने की जरूरत होती है क्लैडोड, फिल्लोड और फिल्लोक्लैड में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ी सी एक लाइन हम समझ लेते हैं। यहाँ पे है कि जो आपका फिल्लोक्लैड होता है और जो क्लैडोड, ये सब क्या आपके हैं? स्टेम मॉडिफिकेशन होते हैं। स्टेम मॉडिफिकेशंस है, ये भी आपका क्या होता है? स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन। और फिल्लोक्लैड क्या होता है? लीफ मॉडिफिकेशन होता है। अगर आपको ध्यान रखना है, और चूंकि एग्जाम्पल पूछता रहता है तो इसको ऐसे समझे, लीफ मॉडिफिकेशन। अगर बात आती है फिल्लोक्लैड, क्लैडोड, फिल्लोक्लैड और फिल्लोड, तो फिल्लोड जो आपका होता है यह लीफ के पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है। पेटियोल क्या करता है? फ्लैटेंट हो जाता है, फोटोसिंथेटिक नेचर का संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण करने लगता है। और इसका एग्जाम्पल आपको कौन मिलता है? अकेसिया। तो आप देखोगे फिल्लोड का एग्जाम्पल हो गया, अकेसिया हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका है। तो ये लीफ मॉडिफिकेशन होता है। और यहाँ पे पेटियोल क्या होता है? फ्लैटेंट हो जाता है, लीफ लाइक हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लगता है। वहीं पे फिल्लोक्लैड की मैं बात करूं तो ये स्टेम मॉडिफिकेशंस होता है, ध्यान रखने की जरूरत होती है। और इसका अगर मैं बात करूं तो जैसे आप यहां पे देखते हो फिल्लोक्लैड, और दूसरा होता है क्लैडोड। क्लैडोड क्या होता है? सिंगल इंटरनोड मॉडिफिकेशन होता है, वह पार्ट जो होता है सिंगल। तो क्लैडोड जो आपका होता है, अगर क्लैडोड का एग्जाम्पल में देखो तो आप देखोगे क्लैडोड में एस्परागस एग्जाम्पल। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, एक तो स्टेम मॉडिफिकेशन क्लैडोड, दूसरा क्या होता है? सिंगल इंटरनोड। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे सिंगल इंटरनोड हाइट का ही क्या करता है? स्टेम पार्ट क्या होता है? मॉडिफाइड हो जाता है, फ्लैटेंट हो जाता है, लीफ लाइक मॉडिफाइड हो जाता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता रहता है। तो उसका एग्जाम्पल आप कहाँ देखोगे? एस्पैरागस को याद रखोगे। वहीं पे जो फिल्लोक्लैड आपका होता है, फिल्लोक्लैड को भी आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। फिल्लोक्लैड में आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखिए, कैक्टस। जो कैक्टस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी होती है। कैक्टस किसका एग्जाम्पल होता है? फिल्लोक्लैड। यहां मोर देन वन इंटरनोड, यहां पे इंटरनोड की हाइट क्या होती है? सिंगल इंटरनोड नहीं होता है, एक से ज्यादा इंटरनोड। वाइट पेन, ओके। देखिए आप यहाँ पे जो आपका फिल्लोक्लैड्स का एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैक्टस होता है। कैक्टस क्या होता है? मोर देन वन इंटरनोड हाइट का होता रहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन ये आपका है, याद रखने की जरूरत है, स्टेम मॉडिफिकेशन। तो आपको क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में, जो आप एनालिसिस की बात करें तो फिल्लोक्लैड एंड क्लैडोड ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? स्टेम मॉडिफिकेशन होते हैं। और जो फिल्लोड होता है ये लीफ मॉडिफिकेशन होता है, याद रखने की बात है, ये लीफ मॉडिफिकेशन होता है। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है? एग्जाम्पल पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा क्लैडोड का एस्पैरागस, फिल्लोक्लैड का आपको याद रखना है जैसे कैक्टस हो गया, फिल्लोड लीफ मॉडिफिकेशन जिसमें आपको अकेसिया आता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है और यहाँ पे भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बल्बिल्स क्या होता है? बल्बिल्स जनरली क्या होता है? जैसे साइकस में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी के रूप में काम करता रहता है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स की मैं बात करूं तो आप देखते हो प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स को अमीनो एसिड टायरोसिन, कोलेस्ट्रॉल, डोपामिन, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो आपका है इसका करेक्ट आंसर उसका क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगला क्वेश्चन है क्रैश साइकिल संपन्न होता है। क्रैश साइकिल अकर्स इन कंप्लीटेड इन न्यूक्लियस, कोलेस्ट्रॉल, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं बात करूं तो क्रैश साइकिल के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप देख सकते हैं क्रैश साइकिल क्या होता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस,
साइटोप्लाज्म होता है, क्रेस साइकिल एनर्जी प्रोडक्शन करता है, माइटोकांड्रिया के अंदर होता है, माइटोकांड्रिया इज नोन इन द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आप यहाँ पे देखोगे करेक्ट आंसर क्या होगा, माइटोकांड्रिया इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बार बार आता रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एलटी साइंस बायोलॉजी ग्रेड के अंदर, तो आप देखोगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कंस्ट्रक्शन। अगर मैं बात करूं यूट्राइन कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे देखोगे यूट्राइन कंस्ट्रक्शन, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है प्रोलैक्टिन, तीसरा होता है कैल्सिटोनिन और चौथा होता है ऑल ऑफ दिस। आपको करेक्ट आंसर बताना है, आप देख के बताएं इसका क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका है जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आप देखोगे कि जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन करेक्ट आंसर इसका होगा, जो यूट्राइन कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता रहता है। बाकी आपको पता है प्रोलैक्टिन क्या होता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स के रूप में आता है। मिल्क के प्रोडक्शन में कौन काम करता है, प्रोलैक्टिन काम करता रहता है। और कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस कैल्शियम इन ब्लड। ब्लड के अंदर ये क्या करता है, कैल्शियम को डिक्रीज करता रहता है। कैल्सिटोनिन किससे सीक्रेट होता है, थायराइड से। तो आप देखोगे थायराइड हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, तो ये आपका कैल्सिटोनिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स कहलाता है, मिल्क प्रोडक्शन में काम करता रहता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता रहता है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, यूट्राइन कंस्ट्रक्शन में मदद करता रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पॉली इम्ब्रियोनी। आप देखोगे पॉली इम्ब्रियोनी, तो पॉली इम्ब्रियोनी क्या होती है, बहुभ्रूणता सर्वप्रथम देखी गई सिट्रस में, मैग्नीफेरा में, अपुंसिया में और कोकस में। तो आप यहां पे देखेंगे पॉली इम्ब्रियोनी, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो फ्रॉम द सीड। सीड से क्या होता है, एक से अधिक एम्ब्रियो सीड के अंदर बनना, उस कंडीशन को कहते हैं पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली इम्ब्रियोनी की मैं बात करूं, सबसे पहले ये रिपोर्ट किया गया था सबसे पहले सिट्रस के अंदर। लीवेनहॉक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। पॉली इम्ब्रियोनी कैसे कहां पे देखा था, पॉली इम्ब्रियोनी सबसे पहले कहां देखा था, लीवेनहॉक, वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। लीवेनहॉक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, लीवेनहॉक ने बताया था इसके बारे में 1719 में। 1719 में सबसे पहले लीवेनहॉक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में कितने विरोधी लक्षणों का प्रयोग किया गया था, 8, 6, 7, 11। हाउ मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द मेंडल इन एक्सपेरिमेंट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि आपको प्रिपरेशन एलटी ग्रेड साइंस की तैयारी करनी उत्तराखंड के एग्जाम के लिए, तो आपको कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको मेंडल का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है। और 7 पेयर कंट्रास्टिंग केयर मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था, 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए निम्न से कौन एक स्वपोषी जीवाणु है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियम। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का उदाहरण बताना है, आपके सामने है नाइट्रोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर। रिप्लाई देंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप को चेक भी करिए, एग्जाम में आया हुआ है। देखिए इसका आंसर आपको बताना है। तो आप देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना भोजन स्वयं बना सके उसको ऑटोट्रॉफिक। अब ये फर्दर डिवाइड होता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ, जो लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं उसे फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो केमिकल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्राप्त करते हैं उसे कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोबैक्टर यहां करेक्ट आंसर होगा, जो एक कीमो ऑटोट्रॉफ की तरह काम करता रहता है, केमिकल को ब्रेक डाउन करके अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। वहीं क्लास्ट्रीडियम की मैं बात करूं तो क्लास्ट्रीडियम क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है।
और आपको पता है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म, याद रखिएगा, ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग में पार्टिसिपेट करता है। फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म, तो ये हेटेरोट्रॉफिक होता है। सॉयल बॉर्न और एयर बॉर्न होता है। सॉयल बॉर्न बैक्टीरिया का नेचर जानना जरूरी है। सॉयल बॉर्न, वाटर बॉर्न होता है। और राइजोबियम, राइजोबियम भी क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, याद रखिएगा। और ये क्या होता है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है, आपको पता होगा सिम्बियोटिक एरोबिक बैक्टीरिया होता है। एरोबिक बैक्टीरिया होता है, आपको पता है लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधे के रूट के साथ में क्या करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो बैक्टीरिया कॉज करता है, राइजोबियम होता है। इसे डाई एजोट्रॉफ्स भी कहा जाता रहता है, हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है। एजेक्टोबैक्टर, ये भी क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है और नॉन सिम्बियोटिक एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करता है, नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के रूप में यहाँ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आपका होगा, नाइट्रोबैक्टर। याद रखिएगा नाइट्रोबैक्टर क्या होता है, ये कीमो ऑटोट्रॉफ है जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो याद रखने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्तनधारी मानव हृदय में पेसमेकर है। द पेसमेकर इन द मैमेलियन हार्ट इज सिंपैथेटिक फाइबर्स, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर और एवी नोड्स और एसए नोड। तो आपको पता है साइनो आरिकुलर नोड्स को ही क्या कहते हैं, साइनो आरिकुलर नोड्स को ही क्या कहते हैं, हमें पेसमेकर कहते हैं। साइनो आरिकुलर नोड्स को ही क्या कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं। इसे कहते हैं एवी नोड, आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड कहलाता रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऐसे नोड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ देखिए, पीवाईक्यू में जो आया हुआ है आपके सामने, वह क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द माइक्रोब इज यूज्ड इन अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहल की दहन के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने है पेंसिलियम, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस और सैक्रोमाइसिस। तो आप जानते हैं पेंसिलियम जो ऐसा फंगस है जिससे सबसे पहले पेंसिलियम क्राइसोजेनम से ही क्या है, पेंसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त की गई थी। स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया आपका है और एस्परजिलस ये भी क्या है, एक फंगस है जो क्या करता है, ज़्यादातर रेस्पिरेटरी डिजीज में इन्वॉल्व होता रहता है। सैक्रोमाइसिस बेसिकली क्या होता है, सैक्रोमाइसिस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता रहता है। जो फंगस है ईस्ट जिसे कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए जो आया हुआ है, सबसे छोटा पुष्प कौन है। स्मॉलेस्ट फ्लावर इज, सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है। कई बार क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे भी एलटी ग्रेड में भी आपको देख रहे हैं, जो बायोलॉजी में क्वेश्चन पीवाईक्यू रिव्यूज हो रहा है, जो एग्जाम हुए हैं उनमें इतने सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करता है, स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करता है तो आपको देखने की जरूरत होती है, उल्फिया, रोज, लोटस और रेफ्लिसिया। तो आप देखोगे कि उल्फिया क्या है, स्मॉलेस्ट फ्लावर। याद रखिएगा यहाँ पे लोग कंफ्यूज जाते हैं, जो एग्जाम में बाबा करता है स्मॉलेस्ट फ्लावर है लार्जेस्ट फ्लावर के नाम पे। लार्जेस्ट फ्लावर किसका है, रेफ्लिसिया, याद रखिएगा लार्जेस्ट फ्लावर। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको इस क्वेश्चन एनालिसिस में याद करना होता है, लार्जेस्ट फ्लावर किसका है, रेफ्लिसिया का, स्मॉलेस्ट फ्लावर किसका है, आपका है उल्फिया का। याद रखने की जरूरत है, ये कई बार एग्जाम में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट पोलर बॉडीज फॉर्म एट विच स्टेज ऑफ oogenesis। जो एक का फॉर्मेशन होता रहता है, oogenesis फिनोमेना होता है, वहां पूछ रहा पहला पोलर बॉडी कब बनता है। प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण अंडजन के दौर के कौन से चरण में होता है। सेकेंड मियोसिस, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट माइटोसिस, प्रथम सूत्री विभाजन, फर्स्ट मियोसिस, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और विभेदन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आप इसको स्टडी करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट मियोसिस के बाद क्या होता है, पोलर बॉडी का निर्माण होता रहता है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है। इन फूड चेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट। किसी भी फूड चेन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी होती है, प्रोड्यूसर्स की,
डिकम्पोजर, टर्सरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर। आपको बताना है, जैसा कि अगर आपने पढ़ा हो इकोलॉजी के अंदर फूड चेन और फूड वेव का कॉन्सेप्ट, तो खाद्य श्रृंखला के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? तो पहले तो जान लेते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ग्रीन प्लांट। कंज्यूमर जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं उन्हें कहते हैं कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। और डिकम्पोजर क्या होता है? जो क्या करता है, प्लांट की डेथ हो या किसी एनिमल की डेथ हो, उसको डिकम्पोज जो करता है उसे कहते हैं डिकम्पोजर, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी भी फूड चेन के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा होती है? हमेशा याद रखिएगा, संख्या किसकी ज़्यादा होती है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। ग्रीन प्लांट जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ग्रीन प्लांट। इसके बाद कौन आता है? कंज्यूमर। इसके बाद कौन आता है? डिकम्पोजर। तो याद रखिएगा प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज्यादा होती रहती है क्योंकि ये ग्रीन प्लांट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा जीवाश्म सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच का कड़ी माना जाता है? विच ऑफ द फॉसिल इज लिंक्ड बिटवीन रेप्टाइल एंड एविस? बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिव लिंक किसे कहा जाता रहता है? कौन सा जीवाश्म सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच का कड़ी माना जाता रहता है? पहला ऑप्शन है पेरीपेटस, दूसरा प्रोटोप्टेरस, आर्क्योप्टेरिक्स और एकिडना। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप मुझे जवाब देंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका जवाब देंगे, क्या आंसर होगा इसका बताएंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा आपके एग्जाम में। क्या आंसर होगा इसका? देखिए आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स क्या आता है? हमेशा कई बार क्वेश्चन आया है कि ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच के कैरेक्टर, क्योंकि आर्क्योप्टेरिक्स के पास दोनों नेचर पाए जाते हैं। कुछ कैरेक्टर ऐसे इसके होते हैं जो आपके रेप्टाइल से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर क्या होता है? एविस से। बात आती है पेरीपेटस। पेरीपेटस किसके बीच में कनेक्टिव लिंक है? ये भी याद रखने की जरूरत होती है। पेरीपेटस जैसे आपको याद रखने की जरूरत होती है, आपको पता है एकिडना किसका एग्जाम्पल होता है? ये आप अच्छे से पढ़े होंगे, एग लेइंग मैमल कहलाता है। एग लेइंग मैमल होता है। जैसे वैसे ही आपका ये होता है, इसको अगर आप ध्यान रखोगे इसके बारे में, तो प्रोटोप्टेरस क्या होता है? जो आपका ये होता है कनेक्टिव लिंक कहलाता है। बिटवीन, कनेक्टिव लिंक बिटवीन किसके कहलाता रहता है? आपको याद रखने की जरूरत होती है फिशेज और एम्फीबियन के बीच में। याद रखिएगा, फिश और एम्फीबियन के बीच में, फिश और एम्फीबियंस के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन काम करता रहता है? प्रोटोप्टेरस होता है। एक होता है पेरीपेटस। पेरीपेटस की अगर बात करोगे, पेरीपेटस की बात करोगे तो एनेलिडा और आर्थोपीडा, एनेलिडा एंड आर्थोपोड्स। याद रखिएगा एनेलिड्स और आर्थोपोड्स के बीच में कनेक्टिव लिंक होता है पेरीपेटस। प्रोटोप्टेरस क्या होता है? कनेक्टिव फिशेज और एम्फीबियन के बीच में होता है। एकिडना क्या होता है? एकिडना क्या होता है? एग लेइंग मैमल्स होता है। एग लेइंग मैमल्स होता है। तो आपको याद रखने की जरूरत होता है डकविल, प्लेटिपस, एकिडना एग लेइंग मैमल्स के रूप में जाने जाते रहते हैं। तो आपने इस तरह से देखा एकिडना इवन कहते हैं कनेक्टिव लिंक किसके होता है? रेप्टाइल्स एंड मैमल। रेप्टाइल और मैमल के बीच में कनेक्टिव लिंक भी कहलाता रहता है। ये चारों ऑप्शन को जाने और अच्छे से समझें किसके किसके बीच में। आर्क्योप्टेरिक्स का हमने बता ही दिया है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच के कनेक्टिव लिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच टिश्यू ट्रांसलोकेट द एब्जॉर्ब वाटर बाय द रूट? रूट के द्वारा पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल की पत्तियों तक संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? यानी पौधों द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है किस टिश्यू के द्वारा किया जाता है? पैरेन्काइमा, कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम।
सिंपल सी बात है, जाइलम क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन मदद करता है, फूड के ट्रांसलोकेशन में क्या करता है, फ्लोएम करता रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जाइलम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, परोपकारिता व्यवहार एक अविलक्षण स्वरूप पाया जाता है। अल्ट्रिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ बिहेवियर एमंग। अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर जो होता है वो किसका करेक्टर आपका है, सोशल एनिमल का, सॉलिटरी एनिमल का, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द एबव। ये एनिमल बिहेवियर का क्वेश्चन आपके सामने है। ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है एनिमल बिहेवियर का आया हुआ है। परोपकारिता, अगर कोई एनिमल अपनी लाइफ को कॉस्ट रख करके, अपनी लाइफ को दांव पे रख करके, अपनी लाइफ को डेंजर में डाल करके किसी दूसरे की लाइफ बचाता है, उसे कहते हैं अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ इफ द प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट बिहेवियर इज नोन एज द अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। जैसे आप मंकी के अंदर देखो, मंकी क्या करता है, कभी कभी कोई जानवर आता है, जैसे टाइगर आया तो मंकी क्या करता है, जो फ्रंट वाले पेड़ पे रहता है वो अलार्म करना शुरू करता है। जो अलार्मिंग करता है, अपनी कॉस्ट, अपनी लाइफ को अलार्म करता है, और बाकी जानवर क्या होते हैं वहां से भाग जाते हैं उसकी प्रजाति के लोग। तो ये एक सामाजिक व्यवहार है। आप हनी बी के अंदर देख सकते हो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर पाया जाता है। अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का मतलब क्या है कि अपने प्रीडेटर से बचने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म अपने ग्रुप के मेंबर को बचाता है अपनी लाइफ को त्याग करके, या एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ, उस व्यवहार को कहते हैं अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। और ये बेसिकली क्या होता है, सोशल एनिमल के अंदर पाया जाता है, ना कि कोई सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स अकेला रहने वाला एनिमल, अकेला रहने वाला अपनी लाइफ को बचा। जब ये अपने व्यवहार से अपनी लाइफ को त्याग करके, अपनी लाइफ को खतरे में डाल करके अपने ग्रुप के मेंबर को बचाता है, उस व्यवहार कहते हैं हम अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। ये एक सामाजिक गुण आपका है, याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, हनी बी हो गया, मंकी के अंदर हो गया, ऐसे केसेस हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। वाहनों से निकलने वाला विषैला धातु प्रदूषक कौन है? ऑप्शन है मरकरी, कैडमियम, सीयू, कॉपर और लेड, पीबी। आपके सामने ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, पोल्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखोगे लेड, जो लेड होता है, जो कह सकते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होता है, न्यूरो डिजीज काज करता रहता है और नर्वस से सबसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता रहता है। तो लेड एक सबसे टॉक्सिक पोल्यूटेंट के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के अंदर जो वाहनों निकलता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कौन? लेड होता रहता है, याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तिलचट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? स्क्रिटरी ऑर्गन ऑफ मेन स्क्रिटरी ऑर्गन ऑफ द कॉकरोच, क्योंकि बार बार एग्जाम में आया है, कई बार आया है, कॉकरोच का स्क्रिटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है? तो आप याद रखिएगा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो होता है, इसका स्क्रिटरी ऑर्गन्स होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया गया, इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया गया था। द टर्म इकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस बाई हकेल, उडम, टेंसले और रामदेव मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता रहता है। देखो इकोलॉजी में बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो रिप्लाई मुझे देंगे। किसने दिया था? टर्म इकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस, तो इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया था अर्नेस्ट हकेल ने। सबसे पहले कौन किया था? अर्नेस्ट हकेल, याद रखिएगा। अर्नेस्ट हकेल हैज गिवन द टर्म इकोलॉजी। बात आती है ओडम। ओडम कहते हैं मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कहलाते हैं, याद रखिएगा। मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ओडम को मिलता है। एजी टेंसले किस रूप में पॉपुलर थे? टर्म इकोसिस्टम सबसे पहले किसने दिया था? एजी टेंसले साहब ने दिया था। और रामदेव मिश्रा किस रूप में पॉपुलर हुई इकोलॉजी के अंदर? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इस रूप में जाने गए। तो आपने देखा चारों आंसर को, ये क्वेश्चन यही ऑप्शन ज़्यादातर रखते भी हैं जो नियर अबाउट, जो आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए आपको याद रखना है। अर्नेस्ट हकेल ने टर्म इकोलॉजी दिया था। ओडम्स के बारे में फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी,
टेंसले टर्म्स इकोसिस्टम दिया था। रामदेव मिश्रा इज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के रूप में जाने जाते रहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेट्रोमाइजन का लार्वा कहलाता है, क्या कहलाता है? लार्वा ऑफ द पेट्रोमाइजन इज कॉल्ड, लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजन इज कॉल्ड नोप्लियस, टार्नेरिया, एमोसिट्स और क्रिनोइड्स को बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लार्वा से जनरली हमेशा क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आप देखोगे बताना आपको है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? एमेनोसिट्स। एमेनोसिट्स क्या लार्वा होता है? पेट्रोमाइजन का लार्वा कहलाता है। नोप्लियस किसका होता है? नोप्लियस जो आपका होता है, अगर मैं बात करूं नोप्लियस की, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एमेनोसिट्स। ये क्या होता है? ये आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं, बटरफ्लाई के होते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं इसके लिए होता है। टॉर्नेरिया याद रखिएगा, बैलनोग्लासस, ग्लासस का लार्वा होता है। और क्रिनोइड्स किसका लार्वा होता है? लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेट्स का होता रहता है लार्वा। टार्नेरिया बैलनोग्लासस लार्वा कहलाता है। और नोप्लियस क्या होता है? आर्थ्रोपोड्स, बटरफ्लाई और ये सब जो होते हैं इंसेक्ट ग्रुप के लार्वा होते हैं। एमेनोसिट्स पेट्रोमाइजन का होता है। याद रखना है, एक लिस्ट आती है जो आपको रिमेंबर करने की जरूरत होती है, डिफरेंट लार्वा का नाम, वहां से क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया हुआ है, ये क्वेश्चंस केमिस्ट्री का आ गया है। ये देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपका है, आप देख सकते हो। अब आपके सामने दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, तो सेंट्रल राइट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आप देखोगे सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, जो आपका ये करेक्ट आंसर आपका इसका है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में होता है। अब जो गलत आंसर आपका दिया हुआ है, आपको जानना सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, यह कटक के अंदर पाया जाता है। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पाया जाता है? ये ऑप्शन गलत आपका है यहाँ, तो इसका क्या होगा? लखनऊ के अंदर। आपको याद रखना है, लखनऊ में क्या होता है? CDRI जिसे कहा जाता है, शॉर्ट में क्या कहते हैं? CDRI। तीसरा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पाया जाता है? ये भी लखनऊ के अंदर है, लखनऊ में NBRI CDRI का रिसर्च सेंटर है। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? मैसूर। तो यही करेक्ट पेयरिंग है, और बाकी सब क्या है? देखो गलत दिया है। शिमला में क्या पाया जाता है? ऑप्शन तो दिया है, आपको पता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी जिसे कहा जाता है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में उसका सेंटर है। तो याद रखिएगा, ये मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, ये क्वेश्चंस आपके, इतने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो आए थे, ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके ये आपके थे LT ग्रेड बायोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। तो पहले लेक्चर्स में हमने बात किया था कि सिलेबस LT ग्रेड साइंस का जो सिलेबस है, वहाँ पे उत्तराखंड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए जो सिलेबस, उसके बारे में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। और इस लेक्चर में हमने आपको ये बताया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस बताई है कि वो कहाँ से किस एरिया से आते रहते हैं। और नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा एक यूनिट का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, साथ साथ आपको थ्योरी का लेक्चर चलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।